कहानी शुरू होती है एक जंगल को दिखाते हुए। एक आदमी आगलों की तरह इस जंगल से निकलने की कोशिश करता है। जंगल इतना घना था कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। इंसान सूरज को दिखते हुए आगे बढ़ा था, लेकिन अब सूरज भी ढल चुका था। लेकिन उसने भागना नहीं छोड़ा। भागते भागते एक पॉइंट आया जहाँ एक फेरी के स्केलेटन पे उसे लिखा मिला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। इस बोर्ड को दिखे परेशानी उसके चेहरे पे साफ जाहिर थी। अंधेरा गहरा हो जाता है और एकदम से सारे परिंदे उड़ गए, यहाँ से चले जाते हैं। छुपने की कोई जगह भी नहीं थी। क्या आदमी बहुत ज्यादा डर रहा था, इसीलिए दर के ऊपर चढ़ जाता है। और उसकी बदकिस्मती कि वो इतनी ऊंची दरख्त से गिर गया। इससे पहले कि वो बेहोश हो जाता, हम देखते हैं कि कोई उसे खींचने गया। खींचने मेरा कौन था जी नहीं दिखाया गया, लेकिन हमें साउथ में की दर्द भरी चीखें सुनाई देगी। सीमकत होता है और हमें 6 दिन बाद शहर में मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। मीना की कोई दोस्त या फैमिली नहीं थी सिवाय बहन की। वो जिस स्टोर पे काम कर रही थी, उसकी बॉस उसे एक पैरट को जू पे छोड़ कर आने का ऑर्डर देते हैं। मीना इस पैरट को लाकर अपने घर ले जाती है, क्योंकि उसे अगले दिन जू जाना था। रात उसने इस पैरट के साथ गुजारी और फिर सुबह होने पर वो इस पैरट को लेकर जू के लिए निकल गई। लंबी सड़क पर चलते चलते एकदम से शायद उसने गलत टर्न ले लिया और वो पहुंच गई जंगल के बीचों बीच। ये वही जंगल था जहां हम पहले एक आदमी को वाइप होता देख चुके हैं। पहले तो वो अपनी गाड़ी की सड़की ही इस जंगल के अंदर जाती थी, लेकिन जब उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं आया तो उसे इस गाड़ी से उतरना पड़ा। उसे लगा कि शायद यहाँ करीब कोई होगा जिससे वो मदद मांग गई। वो अपनी पैरेट को लेकर आगे बढ़ने लग जाती है। अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। एकदम से रहने की तरह ही सभी परिंदे इन दरख्तों से उड़ जाते। मीना को अब डर लगने लगा था, क्योंकि जमीन भी जोर जोर से हिल रही थी। उसे अपने करीब किसी के होने का भी एहसास होता है। दूर एक बुरी औरत भाग रही थी। मीना भागती हुई उसका पीछा करती है। वो उससे मदद मांग रही थी, लेकिन वो औरत रुकती नहीं, भागती जाती है। मीना जब उसका पीछा करते करते थक गई तो वो वहाँ रुक गई। उसके रुकने पर बुरी औरत ने उसे आवाज देकर कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो तेजी से भाग कर हमारी तरफ आओ। ये सुनते ही मीना दोबारा उस बुरी औरत की तरफ भागी और जो बुरी औरत उसका हाथ पकड़ के उसे एक घर में ले आई। घर आते ही उसने इस घर को लॉक कर दिया। ये कोई घर नहीं था, बल्कि एक काफी अजीब कमरा था जिसपे एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। इस बुरी औरत के साथ क्या 2 और लोग भी थे। मीना घबरा कर इन लोगों से पूछती है ये कौन सी जगह है। ये लोग कोई जवाब नहीं देते और उसे मिरर के सामने खड़े होने को कहते हैं, क्योंकि कोई बंदी देखने आने वाला था। मीना पूछती है आखिर कौन देखते आ रहा है, तो वो बुरी औरत मैदान जवाब देती है, हमें पोस्टर्स देखने आ रही है। एकदम से यहाँ अजीबो गरीब आवाजें भी गुजरने लगी। इस बुरी औरत ने बताया कि वो चीज तुम्हारे आने से खुश है, वो यहाँ तालियां बजा रही है तुम्हारे लिए। मीना बुरी तरह कंफ्यूज थी। मैदान जो ये पोस्टर्स कह रही थी और ना तो अभी तक मूवी में दिखाया गया और ना ही मीना ये किसी और ने उन्हें देखा था। गए ये रात गुजर जाती है। सुबह होने पर ये लोग इस जगह से बाहर निकल आते हैं। मैदान बताती है कि वो पोस्टर्स सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं। दिन के वक्त हम लोग जंगल में आजाद घूम सकते हैं। मीना को इस जंगल पे नहीं रहना था, वो यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ जाती है, पर मैदान कहती है कि तुम्हारा अच्छा फैसला नहीं, इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात होने से पहले हमें इस घर में वापस आना पड़ता है। अगर तुम लेट हो गई तो तुम अपनी जान से हाथ तो बैठोगी। मीना किसी की बात नहीं सुनती और अपने पैरट को लिए आगे बढ़ती रहती है। आगे बढ़ने पर उसे भी वही साइन दिखाई थी, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न माने। इन्हें देखकर वो घबरा तो भी, लेकिन पहले वाली लड़की की तरह ही वो सूरज को देखकर सूरज की डायरेक्शन में आगे बढ़ती रही, पर जंगल से निकलने में कामयाब नहीं हो सकी। तब से उसे जमीन के नीचे हलचल महसूस हुई। वो देखी और वापिस उसी घर की तरफ भागी। वो हार चुकी थी। यहाँ मैदान उसे हौसला देती है और कहती है सिर्फ 2 ही नहीं जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की और हार गई, हम भी तुम्हारी तरह ही हार कर क्या रुके। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। ये जंगल आत्माओं को अपनी तरफ लेकर आता है और फिर अच्छी अच्छी चीजें इंसानों को दिखाता है। ये तुम्हें बादल भी कर सकता है, इसलिए अगर जिंदा रहनी चाहती हो तो हमारे साथ ही रहो। ये जंगल एक शिकारी है और हम सब उसका शिकार। मैदान से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले काफी सारे साइन बोर्ड दिखाती है, जो कि जंगल में गोल दायरे में लगाए गए थे। मैदान बताती है कि हमारे घर से आधे दिन के फास्ट लगी, अगर इससे आगे गए तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कभी भी तुम्हें नजर आई तो तुम इग्नोर मत करना। मीना पूछती है ये सब किसने बनाया, और वो जवाब देती है ये एक प्रोफेसर ने बनाया था। रात हो जाती है कि लोग वापस उस घर के अंदर आ जाते हैं। हर रात मॉन्स्टर्स उन्हें देखने के लिए आते थे। आज की रना मेरठ की
उनके सामने डांस करती है और कहती है ये सब उन्हें पसंद है। ऐसा नहीं था कि इन चारों को हर रात वॉचर्स के सामने खड़ा ही रहना पड़ता था। ये लोग जो चाहते वो कर सकते थे, लेकिन उनकी तरफ अपनी कमी नहीं कर सकते थे। रात में तो इन्हें सिर्फ वॉचर्स का मसला था, लेकिन दिन में भी इन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ये जंगल से हर रोज कुछ न कुछ हैंग करके आते थे, जिनसे इनका गुजारा होता था। अगले दिन कीरा और मीना दोनों जंगल में खाना इकट्ठा करने के लिए जाती है। मीरा कीरा से सवाल करती है आखिर की वो चीज चाहती क्या है। कीरा बताती है मुझे भी कुछ खास नहीं पता, लेकिन मैनालाइन के पास एक थ्योरी है। उसके मुताबिक ये वो चीज हमें दिखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर हमने इन वॉचर्स को देखा तो हम पागल हो जाएंगे। कीरा उसे एक ग्रह दिखाती है और कहती है ऐसी बहुत सी करीब जंगल में मौजूद है जिनके वजह सारे वॉचर्स इन ग्रहों में रहते हैं और रात में कोई ऐसी बाहर निकल आती। मीरा कीरा को बताती है कि उन्हें यहाँ पर से हुए 6 महीने हो गए। किया का जंगल में रास्ता ढूंढने के लिए निकला है। उसी उम्मीद है कि वो जरूर रास्ता ढूंढ कर वापिस आएगा और वो लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। हमें मालूम होता है कि असल में किया का हस्बैंड वही आदमी था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट पे देखा, जिससे कोई याद से ही किया। अपने घर के करीब वापस आने पर मैडलाइन मीना को 3 रूल समझा दिए यहाँ पर जिंदा रहने की। सबसे पहला भी वो रात के वक्त अपने घर का दरवाजा नहीं खोलेगी। दूसरा की रात में वो आईने की तरफ अपने कमेंट नहीं करेगी और तीसरा कि दिन के बाद वो उन ग्रहों के पास नहीं जाएगी और जितना हो सके रोशनी में रहेगी। अब इस रात मीना उन वॉचर्स के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो मिरर के साथ कान लगाकर आवाज़ें सुनने की कोशिश करती है। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो वो मिरर की तरफ अपनी कमर कर लेती है। ऐसा करने पर उन वॉचर्स को गुस्सा आ चुका था। वो लोग जोर से उस मिरर को मारने लग जाते हैं, यहाँ तक कि मिरर के अंदर क्रैक भी आ जाता है। शोर से मिरर लैम्प भी उछाती है और वो मीना को मिरर की तरफ खड़े रहने को कहती है। ऐसा करने पे उनका गुस्सा ठंडा हो सकता था। गियर भी कर जाती है और अगले दिन मीना एक दरमील के साथ शिकार पर निकलती है। मीना क्योंकि अपने अच्छे दिन में जाया नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी। वो डैनियल से पूछती है क्या आज तक तुमने किसी मॉन्स्टर को देखा। डैनियल नाम में जवाब देता है। अब मीना डैनियल को समझाती है कि मुझे लगता है कि ये सब मैडलाइन की बनाई हुई कहानी आई जिसके अंदर वो अभी फंसा रही है। हमें जरूर इन घरों को जाकर चेक करना चाहिए, शायद हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। डैनियल चूंकि होतिया से बाहर चला चाहता था, न की बातें मान लेता है और अब मीना अपने साथ रस्सी बांध कर उस घड़ी के अंदर उतरती है। रस्सी का दूसरा सिरा डैनियल पकड़ा हुआ था। कहते मीना को कुछ भी हो, वो जल्दी से मीना को बाहर की तरफ खींच ली। मीना नीचे घड़ी में पहुंच जाती है जहाँ उसे बहुत सारी इंसानों का सामान मिलता है। मीना इस सामान को इकट्ठा कर लेते हैं। जरूर वो जंगल में फंसी हुई इंसानों पर सामान होगा। रस्सी के सहारे मीना और डैनियल उस सामान को बाहर ले आते हैं और इससे पहले कि मीना उस गली से बाहर निकलती है उसे खिड़की के अंदर किसी की उंगलियां दिखाई देती हैं। वो ठीक से तो नहीं देख पाई कि क्या चीज थी, लेकिन वो कर गई। लोग उस सारे सामान को लेकर अपने सेफ हाउस में आ गई जहाँ मैडलाइन से पूछा ये सामान तुम्हें कहाँ से मिला। लोग झूठ बोल देते हैं कि ये सामान उन्हें जंगल से मिला है। मैडलाइन को इस जंगल में रहते हुए बहुत अरसा गुजर चुका था। वो चाहती थी कि ऐसा सामान उसे जंगल से नहीं बल्कि घर से मिला होगा। वो मीना से पूछती रह जाती है बताओ तुम्हें घड़ी के अंदर क्या दिखा, लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती। अब इन लोगों को घड़ी से कैमरा भी मिला था। इस कैमरा को सीसीटीवी कैमरा बनाकर डैनियल और मीना इस घर की बाहर लगा देते हैं ताकि ये लोग टीम वॉचर्स को देख पाए। मेरा दिन उनको समझाती रह जाती है ये तुम गलत कर रही हो, लेकिन ये दोनों उसकी एक नहीं सुनते। आज ये लोग वॉचर्स के इंतजार में बैठे थे ताकि इन्हें वो देख पाए। अभी तक वॉचर्स नहीं आते, लेकिन आज इनके साथ कुछ अजीब होता है। उनका दरवाजा खटखटाया जाता है। मैं लोग कैमरे से देखते हैं तो वहाँ इंसानी टांग दिखाई दे रही थी। भाई जो कोई भी था वो कीरा के हस्बैंड की आवाज में बात कर रहा था। कीरा को लगा कि जरूर उसका हस्बैंड यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ आया है। वो जल्दी से उठ के दरवाजा खोलने के लिए चाहती है, लेकिन मैडलाइन उसे रोक देती है और कहती है तुम ये दरवाजा नहीं खोल सकती, मैं चाहती हूँ भाई तुम्हारे हस्बैंड में। कीरा को मैडलाइन की बातों पे यकीन नहीं था, इसलिए मैडलाइन कहती है तुम इसका इम्तिहान ले लो। तुम मुझसे कोई ऐसी बात पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम या तो हाया हस्बैंड जानता हो। कीरा बाहर खड़ी हुई इंसान से एक किताब के बारे में सवाल करती है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए था, लेकिन जब बाहर खड़ा हुआ इंसान कोई जवाब नहीं देता तो ये समझ जाते हैं कि ये बहुत चढ़ी है। ये जब दरवाजा नहीं खोलती तो वॉचर इनके बाहर लगाए हुए कैमरा को तोड़ देता है। सभी वॉचर अब गुस्से में आ चुके थे। वो इनके घर के बाहर लगा हुआ शीशा भी तोड़ने बनी थी, लेकिन ये सब लोग शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं। उनके ऐसा करने पर वॉचर्स ने शीशा तोड़ना बंद कर दिया और वो इनको मारने में ही आए। रात इनके काफी सारी गलत चीजें हो गई थी, इसीलिए डैनियल और मीना ने डिसाइड किया कि वो मैडलाइन को सच बताते हैं कि वो घर ही में गए थे। और इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उन्होंने एक रोज तोड़ दिया था। मैडलाइन उस कैरी से लाया हुआ सारा सामान उठाकर वापिस उसी गढ़े पर फेंक देती है और अब ना चाहते हुए मीना भी ये रहने वाली की वक्त गुजरता गया, मौसम भी बदल गया
सर्दी आ गई थी, लेकिन अभी तक किलो की फंसी थी। मीना दोस्त यहाँ से बाहर निकलने वाले रास्ते की तलाश में जाती थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता था। उसे एक नक्शा भी बनाया था। उसे यकीन था कि कभी तो वही नक्शा पूरा कर ही लेगी। सर्दियों की वजह से इन्हें खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा था, और खाना ना मिलने की वजह से इनकी दिमागी हालत खराब होती जा रही थी। और इसी सब में मैडलिन और डेनियल का झगड़ा हो जाता है। उस समय वो मैडलिन के साथ साथ मीरा को भी बाहर छोड़ के कीरा को सेफ हाउस में ले जाकर लॉक कर देता है। अंधेरा भी होने वाला था। मैडलिन और मीना बहुत दरवाजा खटखटाती है। डेनियल की मिन्नत करती है कि प्लीज ये दरवाजा खोल दो, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। आखिर अंधेरा भी हो गया और मजबूरन इन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक घने दरख्त के नीचे खड़ा होना पड़ा। अब तो इन्हें वॉचर्स के आने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। इस टाइम मीना और मैडलिन के साथ हम ऑडियंस को भी इन वॉचर्स की एक झलक दिखाई जाती है। ये लोग भी लंबे लंबे रथले और खतरनाक थे। अपने घरों से निकल कर ये सब इंसानों को देखने के लिए इस सी फ्रॉम द पहुंचते हैं। और जब ये लोग देखते हैं कि मीना और मैडलिन वहां नहीं है, उनको खाने के लिए ये लोग जंगल में उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। और इनके ये चस्के दूर जाते ही मीना और मैडलिन को मौका मिल जाता है दोबारा अपने सेफ हाउस तक आने का। इस मरतबा वो जोर जोर से दरवाजा कराते हैं और आखिर डेनियल अंकल की दरवाजा खोल ही देता है। ये लोग घबराए हुए थे क्योंकि इन लोगों ने अब वो दी थी। मैडलिन इन सच से आकर कहती है, मैंने तब से झूठ बोला था और मैं यहाँ पे फंस गई। असल में मैं इन्हीं की ये चीज की तलाश में यहाँ आई थी, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ रखा था कि ये सारी की ये चीज बढ़िया है, फेरीज है। लेकिन यहाँ आकर मैंने जब इन्हें देखा तो मुझे पता चला कि ये तो मॉन्स्टर की नहीं राक्षस है, और साथ ही साथ काफी अक्लमंद भी। ये लोग भेष बदल सकते हैं। मैंने जिसको देखा था उसने बिल्कुल मेरे जैसा ही अपना रूप बना लिया था, बस उसके बाल थोड़े पिके हुए और आंखों के नीचे गरे थे। मैंने उनकी इन हरकतों से अंदाजा लगाया कि वो हम जैसा बनने के लिए हर रोज कुछ सीखते हैं। इसीलिए ये हाथों आकर हमें ऑब्जर्व करते हैं और जो काम हम करते हैं ऐसे ही काम ये लोग करने लग जाते हैं। इनकी इन्हीं बातों की तरह दोबारा दरवाजे पे खटखटाहट होती है। अब इन्हीं की तरह बोल रही थी। वो अंदर आना चाहती थी, लेकिन ये दरवाजा नहीं खोल सकते थे। अगर ये दरवाजा ना भी खोलते फिर भी क्या हो जाता। उनकी क्रिएचर्स में इतनी ताकत थी कि वो इस लोहे के दरवाजे को तोड़ के अंदर आ जाए। इन लोगों को भी छुपना था। सभी को कुछ समय से ही आ रही थी, पर अचानक डेनियल की नजर फर्श पे पड़ती है। यहाँ फर्श थोड़ा ऊपर नीचे था। वो जैसे कारपेट उड़ाकर दिखता है, वो नीचे एक बंकर था। ये लोग बिना वजह कि उस बंकर का दरवाजा खोल के उसके अंदर चले जाते हैं और फिर बंकर बंद कर लेते हैं। ये लोग इस चीज से हैरान थे कि बंकर इतने अरसे से यहाँ था और इन लोगों को पता भी नहीं चला। इस बंकर के नीचे बहुत फैसिलिटीज थी, हजारों दिन का खाना, बहुत सारी टीवी, टेक्नोलॉजी और भी बहुत सा जरूरत का सामान रखा था। मैं जानना चाहती थी क्या है ये जगह किसने बनाई, इसीलिए वो इस कंप्यूटर को ऑन कर लेती है। इस कंप्यूटर में इंटरनेट तो नहीं था, लेकिन बहुत सारे डेटा स्विच था, जिसे खोलने पर इन्हें पता चलता है कि ये सारी जगह डॉक्टर मार्टिन ने बनाई थी। ये असल में प्रोफेसर को इन क्रिएचर्स के बारे में पता था। वो इन क्रिएचर्स पर रिसर्च करना चाहता था, इसलिए उसने बंकर बनाया था और वो इस बंकर में रहता था। वैसे को लालच देकर वो दूसरे इंसानों को यहाँ लेकर आता था और जात के बाद ये ऊपर रूम्स पर छोड़कर वो इस बंकर में आकर छुप जाता था और वो मॉन्स्टर फिर उन इंसानों को खा जाया करते थे। अपनी सारी रिसर्च के दौरान डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि असल में फेरीज थी, जो पहले इंसानों के साथ रहती थी, लेकिन फिर इंसानों ने इन्हें धोखा दिया। इन्हें यहाँ जंगलों में फंसाकर वो यहाँ से निकल गई और काफी साल जमीन के नीचे दम की वजह से इनका जादू और इनकी पैर चली गई। डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि साइंस रिसर्च के दौरान उन्हें एक सबसे अलग फेरी मिली, जो रोशनी में भी उन घरों से बाहर आ सकती थी। वो अच्छी थी। उसे डॉक्टर मार्टिन को मारा नहीं, डॉक्टर मार्टिन उसे यहाँ ले आया। वो फेरी मार्टिन के साथ रहकर सब कुछ सीख गई, लेकिन थोड़ी अर्से बाद इन दोनों के अंदर कोई लड़ाई हो गई। इस कंप्यूटर में बहुत सी वीडियोस थी और हर वीडियो में डॉक्टर मार्टिन ने कुछ न कुछ बताया हुआ था। मीना बस ये जानना चाहती थी कि आखिर में क्या हुआ। इसीलिए वो सबसे आखिरी वीडियो क्लिक करती है, जिसमें वो देखती है कि प्रोफेसर खुद को और उस फेरी को मारने वाली। मैंने से पहले वो इस जंगल में फंसे हुए लोगों के लिए यहाँ से निकलने का रास्ता बता देता है और कहता है कि शाम में जिस डायरेक्शन में परिंदे भागते हैं उसी डायरेक्शन में भागने से वो लोग इस जंगल से निकल सकते हैं। उसने इस रिकॉर्डिंग मैसेज में कहा था कि अगर कोई इस जंगल से निकलने में कामयाब हो गया तो यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी रिसर्च तबाह कर देना, बस कुछ राज से रहने चाहिए। मैंने यहाँ आके बहुत बड़ी रो दिखाई थी। मैं वो दुनिया नहीं बना सका जिसका मैंने ख्वाब देखा था। मैं इंसानों और फेरिस को एक साथ नहीं रख पाया। आज रात इनकी काफी खुशी में करती है क्योंकि इन्हें बाइक जाने का रास्ता मिल गया था। सभी लोग अपन घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि इनका सेफ हाउस ऑन वॉचर्स ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। ये लोग अब यार जंगल से निकलने के रास्ते में बढ़ जाते हैं। वो परिंदे जिनके बारे में प्रोफेसर बता रहे थे वो तो शाम को उड़ने वाले थे, लेकिन
इन्हीं शाम होने से पहले जंगल से बाहर निकलना था। से मीना अपने पास मौजूद पैरेट को आजाद कर देती है। जिस डायरेक्शन में वो होता है ये लोग उसी डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं। चलते हुए रास्ते में इन्हें एक कब्र मिली। मैडलाइन इस कब्र को देखकर बताती है कि वक्ताल जब ये लोग इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने इनके साथ बहुत बुरा किया, धोखा किया और इन्हें या जंगलों में छोड़कर बहुत चलने गई। और क्योंकि इन फेरिस से अपने पर और अपने छात्र को खो दिया, इसलिए अब कभी वो इस जंगल से बाहर भी नहीं जा सकती। चलते हुए ये लोग एक नदी के पास पहुंच गई। फाइनली इस नदी के जरिए ये लोग इस जंगल से निकल सकते थे। शाम भी हो चुकी थी। वो फेरिस, वो वॉचर्स अब जमीन से बाहर निकलने लगे थे। इससे पहले कि लोग डॉक्टर मार्टिन की बोट में बैठ के क्या से दूर चले जाते हैं, डेनियल को यहाँ अपना साथी जॉन मिल जाता है। वो जख्मी हालत में था। डेनियल उसकी मदद की है, आगे बढ़ता है। बाकी सब अपनी बोट में बैठ गए थे। इससे पहले कि डेनियल वापस आता, ये लोग देखते हैं कि डेनियल जिसकी मदद करने गया वो कोई इंसान नहीं बल्कि रूप बदलने वाली फेरी थी, जिसने अब उनकी आंखों के सामने डेनियल को रोक लिया था। ये सब लोग डेनियल के लिए कुछ नहीं कर पाते। उस फेरी ने अब डेनियल की माथे पे एक निशान बनाते हुए उसे जान से मार डाला था। अपोलो पता है कि फेरिस ये नदी पार नहीं कर सकती। और फाइनली ये लोग खुद इस नदी को पार करके शहर तक पहुंच जाते हैं। इसी तो कर दिखाया जाता है कि अब मीना डॉक्टर मार्टिन की कहे के मुताबिक उनकी यूनिवर्सिटी में उनका सारा डाटा खत्म करने के लिए आई है। और इससे पहले कि वो उनका रिसर्च डाटा डिलीट करती और इसके जरिए एक नई बात पता चलती है कि जब हजारों साल पहले इंसान और फेरिस एक साथ रहते थे तो तब इनकी शादी भी हो जाया करती थी। ऐसे इंसानों और फेरिस के बच्चे भी हुए जिन्हें हाइब्रिड्स कहा जाता है। उसे यहाँ पे ये बात भी पता चली कि मैडलाइन चोली वहां में थी, वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर की वाइफ ही थी। वो कंफ्यूज हो जाती है कि मैडलाइन ने उसे ये बातें क्यों नहीं बताई। इस सारी कंफ्यूजन को शेयर करने की वो कीरा के पास आती है और उसे बताती है कि जिस मैडलाइन से हम जंगल में मिले थे वो असल में प्रोफेसर मार्टिन की वाइफ थी, लेकिन उसने हमें सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो पूरी इंसान नहीं बल्कि एक भेष बदलने वाली फेरी थी। इस सुनकर कीरा हैरान हो जाती है। असल में काफी सालों पहले प्रोफेसर की वाइफ मॉडलिंग लंग्स कैंसर की वजह से मर गई थी। प्रोफेसर उनसे बात कर करते थे, वो उनकी साथ ही रहना चाहती थी। और फिर प्रोफेसर को पता चला इन भेष बदलने वाली फेरीज के बारे में। अपनी वाइफ की फोटो दिखाते हुए उसने उस फेरी को मैडलाइन जैसा बना दिया। अभी ये सारी बातें मीना बता ही रही थी तो एकदम से उसे पता चला कि वो ये सारी बातें कीरा को नहीं बल्कि मैडलाइन को ही बता रही है, जिसने इस वक्त कीरा का पीस बदला हुआ था। जैसे ही असली कीरा यहाँ आती है मैडलाइन उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो फुल मीना पे हमला करने की आगे बढ़ती है ताकि उसका राज ही रही। इससे पहले वो मीना को मारती थी, उससे कहती है मैं इकलौती थी जो जंगल में सबसे लगती, वहाँ सारी फेरिस मेरा मजाक उड़ाती थी, मैं दिल की बात भी बाहर निकल सकती थी। इसी गुस्से में उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। अब मीना से कहती है तुम अलग में थी, तुम बहुत ज्यादा खास थी, असल में तुम हाइब्रिड हो, आधी इंसान और आधी फेरी हो। इसी वजह से तुम फेरिस के साथ भी रह सकती हो और इंसानों के साथ भी, और यही वजह है कि तुम उस जंगल से बाहर निकल आई। मीना के सारा सच बताती एकदम से मैडलाइन के पास उसकी पैर और उसके जादू वापिस आ जाता है। जिसके बाद वो मीना को यही छोड़ गई यहाँ से उड़ जाती है। अब कहानी कुछ हफ्तों बाद की दिखाई जाती है जहाँ मीना अब अपनी बहन के पास गई है। जंगल और फेरी वाली सारी बाकी के बाद वो काफी डर गई थी और अब वो अपनी बहन के साथ रहना चाहती थी। उसने अपनी बहन को बताया कि मुझे लगता है कि वो फेरी अभी भी मेरा पीछा करती है। मीना की बहन उससे कहती है तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। और कहानी के आखिरी सीन में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है क्योंकि इस वक्त भी मीना के घर की मेजोई की कोई और नहीं बल्कि वो फेरी मैडलाइन ही है जो इनकी दुनिया में इस बच्ची के रूप में रह रही है। और इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।